भारत एक कृषि प्रधान देश है और इस देश में जितने भी हमारे किसान भाई हैं वो हमारी मदद करते हैं हमें सेहतमंद बनाने में, तभी उन्हें कृषक कहा गया है। जी हाँ, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय के सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.4 मेगाहर्ट्ज आगरा की आवाज पर हम सभी अपने किसान भाइयों को सैल्यूट करते हैं, क्योंकि वो ही हैं जो हम सभी का भरण पोषण करते हैं अपनी खेती, अपनी कृषि के माध्यम से। पूजा है आपके साथ, नमस्कार। और आज एक बार फिर हम आपके लिए लेकर आए हैं वो खास सीरीज, वो खास कार्यक्रम जो यारा फर्टिलाइजर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के सौजन्य से हम आप तक पहुंचा रहे हैं। अपने सभी किसान भाइयों से हम बातचीत करते हैं। आज हमारे स्टूडियो में एक बार फिर से यारा फर्टिलाइजर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के श्री प्रदीप सिंह जी हैं। सर नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत जी। और एक बार पुनः आपका हम स्वागत अपने स्टूडियो में कर रहे हैं और साथ ही साथ धन्यवाद कर रहे हैं, क्योंकि आप लगातार काफी सीरीज से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और हमारे जितने भी देखने और सुनने वाले हैं उन्हें बहुत ही बेहतर जानकारियां दे रहे हैं। न्यूट्रिशंस के बारे में आप बता रहे हैं कि हमारे पौधों को, हमारी खेती को, हमारी सॉइल को, हमारे किसान भाइयों को किस तरह से नई तकनीक के साथ जुड़कर अपनी कृषि को बेहतर करना चाहिए। आप एग्रोनॉमी हेड हैं नॉर्थ जोन के, लेकिन आगरा आए हैं, आगरा के लोगों से भी रूबरू हुए हैं, किसान भाइयों से जुड़े हैं और आज हम आपसे बात करने वाले हैं एक बहुत ही जो इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट है वो है जिंक, उसके बारे में। क्योंकि अगर हम जिंक की बात करें तो वो हमारी सेहत के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लगभग हमारे पूरी, अगर हम दुनिया की बात करें, अभी भी आधी दुनिया की जो मिट्टी है, जो सॉइल है, उसमें डेफिशिएंसी है, उसमें कमी है जिंक की। और अगर हम भारत की बात करें सर, तो भारत में 45% जो भारत की जमीन है उसमें कमी है जिंक की। लेकिन ये जिंक हमारी सेहत के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि WHO ने भी एक सर्वे किया और ये पाया कि जो हमारे बच्चे कुपोषित रह जाते हैं, खासतौर से 5 साल से कम उम्र के बच्चे जो हमारे कुपोषित रह जाते हैं, वो जिंक की कमी उनमें पाई जाती है। और भारत में सबसे ज्यादा 5 साल की कम उम्र के बच्चे डायरिया और निमोनिया, जो जिंक की कमी से बीमारी होती है, उससे उनका मृत्यु दर बढ़ता ही जा रहा है। तो जिंक हमें कुपोषण से बचाता है, हमें निमोनिया, डायरिया और इस तरह के बहुत सारी और बीमारियों से बचाता है। लेकिन जब हमारी धरती में ही जिंक की कमी है तो उसको हम किस तरह से पूरा कर सकते हैं जिससे हमारी फल फूल सभी सेहतमंद रहे, हमारा परिवार और हम सेहतमंद रहें, इसके बारे में आज हम आपसे बात करने वाले हैं। तो सर, जिंक का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है हमारी सेहत, यानी इंसान की सेहत के लिए, और इंसान की सेहत डायरेक्टली जुड़ी हुई है हमारी कृषि से, हमारी मिट्टी, हमारी धरती से, सॉइल से। तो सर, जिंक की जो कमी हमारी धरतियों में पाई जाती है, इसको कैसे पूरा किया जाए, इस पर तो आगे चर्चा करेंगे। लेकिन जिंक का कृषि में कितना महत्वपूर्ण योगदान है और क्या है, वो आप उसके बारे में बताइए। जिम्मेदार भाइयों नमस्कार। जिंक की अगर हम लोग बात करें, फसलों के अंदर क्या रोल है इसका, तो जिंक का सबसे बड़ा जो रोल है, ये पौधे के अंदर ऑक्सिन हार्मोन पैदा करता है, ग्रोथ हार्मोन पैदा करता है, बढ़वार वाले हार्मोन पैदा करता है। जिन फसलों के अंदर हमारे को कद काठ प्रॉपरली चाहिए, जैसे चारे वाली फसलें हैं या गन्ने की फसल है जहाँ पे कद काठ प्रॉपरली चाहिए, तो ऐसे में ऑक्सिन हार्मोन जो है वो बहुत बड़ा रोल अदा करते हैं और उनको पैदा करने में जो है जिंक एक अपना एक इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है। दूसरा, पौधे के अंदर अलग अलग तरीके की एंजाइमेटिक एक्टिविटी होती हैं, उनको ये जिंक जो है वो तेज करता है और एंजाइमेटिक एक्टिविटी पूरी होने से पौधे की बढ़वार अच्छे तरीके से होती है। दूसरा, सेल मेम्ब्रेन के बनाने में ये मदद करता है। इसके अलावा जड़ के प्रॉपर विकास में जो है ये मदद करता है। खास तौर से ये देखा गया है कि जिंक का प्रॉपर एप्लीकेशन करने से जड़ों का विकास बहुत अच्छे तरीके से होता है और जड़ें जो है अन्य पोषक तत्वों के अवशोषण में जो है बहुत ज़्यादा सहायी रहती हैं। सो ये अलग अलग तरीके के काम हैं खास तौर से फसलों के अंदर। और जब हम लोग इसका प्रयोग करते हैं तो जड़ों के विकास के अलावा पत्तों का भी जो है विकास बहुत अच्छे तरीके से होता है। पत्ते की लंबाई, पत्ते की चौड़ाई और पत्ते के हरेपन में जो है बहुत अच्छे तरीके से तब्दीली आती है। खास तौर से पत्ते की जब हम लोग बात करते हैं भी जिंक का रोल की, तो लीफ ब्लेड एरिया की हम लोग बात करते हैं, तो लीफ ब्लेड एरिया जो है वो बढ़ जाता है। लीफ ब्लेड एरिया बताइए। लीफ ब्लेड एरिया का मतलब हो गया पत्ते की लंबाई और चौड़ाई जो है। अच्छा। तो ये जब बढ़ेगा तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया में जो है वृद्धि होगी और ऑटोमेटिकली फसल का बढ़वार जो है अच्छे तरीके से चलेगी। तो किन सॉइल कंडीशंस में जिंक की डेफिशिएंसी के सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं, लक्षण देखने को मिलते हैं जिंक की कमी के? ये आपका सवाल जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर हम लोग बात करते हैं जिंक की कमी से रिलेटेड, तो
जिंक की कमी जो आजकल देखने को आ रहा है कि आम जिमीदार भाई जो है अपने खेतों के अंदर डीएपी खाद का प्रयोग जरूरत से ज्यादा कर रहे हैं। अलग अलग फसलों के अंदर, सब्जियों के अंदर बहुत ज्यादा प्रयोग कर रहे हैं। सो जिन खेतों के अंदर फास्फेटिक फर्टिलाइजर का लेवल ज्यादा है, उन खेतों के अंदर जो है इसकी कमी ज्यादा आएगी, क्योंकि फास्फोरस का लेवल ज्यादा होने से जिंक जो है पौधा पूरे तरीके से अवशोषित नहीं कर पाता, क्योंकि फास्फोरस और जिंक जो है ये आपस में रिएक्शन होने के बाद प्रेसिपिटेट होता है सॉइल के अंदर। दूसरा, जिन खेतों के अंदर हम लोग फ्लडेड कंडीशंस में रखते हैं, पानी खड़ा रखते हैं, खासतौर से अगर हम लोग बात करें धान के जैसे खेत हैं तो पानी रखते हैं, उस कंडीशन में जो है जिंक की कमी के लक्षण ज्यादा नजर आते हैं। तीसरा, जिन खेतों के अंदर जो है मिट्टी के अंदर रेतलेपन में ज्यादा है, तो वहां पे लीचिंग लॉस जिंक का जो है ज्यादा होता है। उन खेतों के अंदर जो है जिंक की कमी के लक्षण ज्यादा नजर आते हैं। एक इसके अलावा एक और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है भी, जिन खेतों के अंदर जिमीदार भाई लगातार गोबर वाली खाद का प्रयोग नहीं करते हैं, तो वहां पर भी इसके कमी के लक्षण ज्यादा आते हैं। सो इन बातों का खास तौर से ध्यान रखना चाहिए। और खास तौर से एक जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है भी, जिस मिट्टी का जो पीएच मान है, अगर वो 7.5 से ऊपर आ रहा है, 8 आ रहा है, 8.25 आ रहा है, 8.5 के आसपास आ रहा है, वहां पर सूक्ष्म पोषक तत्वों में जिंक, मैग्नीज, बोरॉन और लोहा, इन 4 सूक्ष्म पोषक तत्वों का अवशोषण जो है पौधा नहीं कर पाता। और ऐसे पीएच मान पे जो है इन खुराकी तत्वों की कमी के लक्षण पौधे के ऊपर नजर आते हैं, लेकिन नीचे पड़े हुए हैं। अच्छा। सो ये एक सबसे इम्पोर्टेंट है भी, हमारे को मिट्टी का जो पीएच मान है वो संतुलित रखना चाहिए, जो कि नॉर्मली जो है 7, 7.5 के आसपास जो है, 6.5 से लेके 7.25, 7.5 तक भी रहेगा तो भी इतनी ज्यादा दिक्कत नहीं आती। लेकिन 7.25, 7.5 से आगे जब बढ़ता है तब फिर एक चैलेंज आना शुरू हो जाता है। 8 के आसपास, 8.25, 8.5 के आसपास इन खुराकी तत्वों की, खासतौर से ये सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी जो है पौधे के ऊपर नजर आनी शुरू हो जाती है। और अगर हम अनाज की और धान की फसल की बात करें तो उस पर किस तरह की जिंक की कमी के लक्षण दिखने लगते हैं? अनाज के अंदर अगर हम लोग बात करें तो खासतौर से धान की फसल के अंदर जो है खैरा रोग आता है। इसकी कमी के लक्षण के कारण खैरा रोग आता है, और खैरा रोग में खासतौर से पत्तों के ऊपर जो है भूरे रंग के धब्बे जो है नजर आने शुरू होते हैं, जैसे रस्टी अपीयरेंस, जैसे लोहे के ऊपर जंग आता है, तो उस तरीके के लक्षण जो है पत्ते के ऊपर नजर आते हैं। नीचे वाले पत्तों के ऊपर जो है ज्यादा लक्षण नजर आते हैं, और कुछ समय बाद जो है वो पत्ते जो है पीले पड़ने के बाद जो है नीचे की ओर पानी में आने शुरू हो जाते हैं, और वहां से जो है अन्य बीमारियां जो मिट्टी से पैदा होती हैं वो पौधे के ऊपर बड़े आराम से जो है अटैक करना शुरू कर देती हैं। सो खैरा रोग जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है धान की फसल में, इसलिए धान की फसल के अंदर जो है जिंक का प्रयोग जो है पहली यूरिया के समय जो है जरूर करना चाहिए जिम्मेदार भाई को, ताकि खैरा रोग ना आए। और इस रोग को रोक पाता है सिर्फ और सिर्फ जिंक। तो अगर हम बात करें कि हमें जो अनाज की जो हमारी फसल है उस पर अप्लाई करना है, उस पर हमें जिंक का इस्तेमाल करना है, तो कब, किन स्टेजेस पे करना चाहिए और किस तरह करना चाहिए? अगर हम लोग अनाज वाली फसलों में बात करते हैं तो खासतौर से धान की फसल के अंदर जब धान की रुपाई हो जाती है तो पहली यूरिया का जिस समय हम लोग प्रयोग करते हैं तो उसके साथ जो है जिंक का प्रयोग यूरिया के साथ ही मिक्स करके हमारे को कर देना चाहिए। और इसमें अलग अलग तरीके की जो फॉर्मुलेशंस हैं उसके हिसाब से जो है वो डोज निर्धारित करके हमारे को इसका प्रयोग करना चाहिए। क्या जिंक को हम अकेले भी दे सकते हैं या उसके साथ हमें कोई और न्यूट्रिएंट मिलाना चाहिए? कुछ खादें ऐसी हैं जिनके साथ हम लोग इसको मिक्स करके प्रयोग कर सकते हैं। जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग वाली जो फॉर्मुलेशंस हैं उनको तो हम लोग सिर्फ यूरिया के साथ मिक्स कर सकते हैं, अन्य खादों के साथ मिक्स करके नहीं प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन जो नई टेक्नोलॉजी का एक नया उत्पाद आया है यारा कंपनी का, उसको अन्य खादों के साथ भी मिक्स करके प्रयोग किया जा सकता है। क्या वो अलग अलग फॉर्मुलेशंस के बारे में आप हमें बता सकते हैं? किसान भाइयों, जो जिंक की डिफरेंट फॉर्मुलेशंस हैं उसमें पहले जिंक 21% आती थी, उसके बाद जो है चिलेटेड फॉर्म में जिंक आई है 12% वाली, उसके बाद जो फॉर्मुलेशंस आई थी वो थी जिंक 33%। उसके बाद फर्दर जो है यारा कंपनी ने एक स्प्रे के लिए जो है जिंक दी थी, जिंक ऑक्साइड फॉर्म में, सस्पेंशन वाटर बेस्ड सस्पेंशन फॉर्मुलेशन थी,
और इसका नाम था याराविटा जेनट्रैक। उसके बाद अभी जो पिछले साल में एक नई टेक्नोलॉजी का एक उत्पाद जो यारा कंपनी ने लॉन्च किया है वो है प्रोकोट जिंक। सो ये ऑयल बेस्ड सस्पेंशन फॉर्म में है और इसके अंदर जो है जिंक ऑक्साइड फॉर्म के अंदर है। जी, तो इसके अंदर जिंक ऑक्साइड ऑक्साइड फॉर्म फॉर्म में के है। अंदर है। बिल्कुल, बिल्कुल। एक लेटेस्ट फॉर्मुलेशन है वर्ल्ड वाइड जो कि इस्तेमाल किया जाता है जिंक का। कुछ उसके बारे में बताइए और साथ ही साथ ये भी बताइए कि कितनी मात्रा में उसको इस्तेमाल करना चाहिए 1 एकड़ के हिसाब से? अ, आम जिमीदार भाई तो जिंक 21% का प्रयोग लगभग 8 से लेके 10 किलो का प्रयोग करते हैं धान की फसल के अंदर। हुँ, गन्ने के अंदर भी इतना ही करते हैं। दूसरा जो है जिंक 33% आता है, उसका प्रयोग जो है लगभग 5 किलो के आसपास प्रति एकड़ का प्रयोग करते हैं। हुँ, और जो नई टेक्नोलॉजी का ये उत्पाद आया याराविटा प्रोकोट जिंक, इसका प्रयोग प्रति एकड़ अगर हमने इसका प्रयोग करना है तो 250 ml से लेके 350 ml प्रति एकड़ के हिसाब से इसका प्रयोग कर सकते हैं। जी, जी। और इसका प्रयोग करते समय खास तौर से ध्यान रखना है भी इसको किसी भी खादों के ऊपर लेपित करके प्रयोग किया जा सकता है। हुँ, हुँ। और अगर हम कंपैटिबिलिटी की बात करें तो प्रोकोट जिंक फर्टिलाइज़र के साथ किस तरह से कंपैटिबल है? याराविटा प्रोकोट जिंक जो है ये जो डिफरेंट फर्टिलाइजर्स हैं उनके साथ लेपित करके प्रयोग किया जा सकता है। हुँ, जैसे एनपीके खादें हैं, बहुत सारी एनपीके खादें आती हैं, उनके साथ प्रयोग किया जा सकता है। कुछ पी और के वाली खादें आती हैं, फास्फोरस और पोटाश वाली खादें आती हैं, उनके साथ भी लेपित करके प्रयोग किया जा सकता है। इसके अलावा डीएपी है, एमएपी है, इसके अलावा पोटाश में एमओपी है, एसओपी है। इन खादों के साथ जो है लेपित करके बहुत अच्छे तरीके से प्रयोग किया जा सकता है। नाइट्रेट वाली खादों के साथ खास तौर से ध्यान रखना है, अभी नाइट्रेट में अमोनियम नाइट्रेट खाद के साथ इसका प्रयोग नहीं किया जा सकता। इसको लेपित करके नाइट्रेट वाली जो दूसरी खादें हैं, कैल्शियम नाइट्रेट है, उसके साथ अगर हम लोग लेपित करके प्रयोग करना चाहते हैं तो वहां पे कर सकते हैं। सो कंपेटेबिलिटी में अमोनियम नाइट्रेट खाद का खास तौर से ध्यान रखना है कि उस खाद के साथ इसका प्रयोग नहीं करना है। जी, बाकी जी। अन्य खादों के साथ जो है इसका बहुत अच्छे तरीके से प्रयोग किया जा सकता है। खास तौर से जिमीदार भाइयों मैं यहाँ पे एक जानकारी आपको देना चाहता हूँ भी, ये जो नई टेक्नोलॉजी की जिंक है ये फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर खास तौर से डीएपी या एमएपी या एसएसपी इन खादों के साथ बहुत अच्छे तरीके से कोटिंग करके आप प्रयोग कर सकते हो। इससे पहले टेक्नोलॉजी वाली जो भी जिंक हैं 21% या 33% है, उनको फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर के साथ मिक्स करके प्रयोग नहीं किया जा सकता था क्योंकि फास्फोरस और जिंक आपस में रिएक्टिव हैं बहुत ज़्यादा। हुँ, हुँ। सो ये जो नई टेक्नोलॉजी का उत्पाद आया है इससे हमारे को ये है भी हमारे लिए कई रास्ते खुल गए हैं कि अगर हम इसको यूरिया के अलावा अगर और अन्य खादों के साथ अगर लेपित करके प्रयोग करना चाहते हैं तो बहुत अच्छे तरीके से प्रयोग कर सकते हैं। तो क्या इसका प्रयोग कभी-कभी करना चाहिए या इसका प्रयोग करना ही चाहिए हर किसान को? अन्य डिफरेंट जो फसलें हैं उसमें एक सिंगल डोज तो एटलीस्ट हर एक जिमीदार को देनी चाहिए। जैसे धान की फसल में एक डोज जो है पहली यूरिया के साथ, गन्ने में जो है बिजाई के समय जो है इसको किसी भी खाद के ऊपर लेपित करके दे सकते हैं। हुँ, इसके अलावा गेहूं की फसल में जो है स्प्रे के तौर से जो है मैग्नीज के साथ मिक्स करके दे सकते हैं। सब्जियों के अंदर जो है इसको स्प्रे के तौर से 2 या 3 बार दिया जा सकता है क्योंकि वहाँ पे फूल बहुत ज़्यादा आने हैं सब्जियों के अंदर। हुँ। और ख़ास तौर से अगर हम लोग बात करें भाई फूलों को लाने के लिए जो है इसका सबसे बड़ा रोल है। तो सब्जियों के ऊपर अगर हम लोग फूल आने से पहले करेंगे तो फूलों की संख्या बहुत अच्छे तरीके से आएगी, फूल समय से आएंगे और ज़्यादा आएंगे। हुँ, हुँ। अगर हम बात करें प्रदीप सिंह जी, ज़िंक जहाँ हमारी सॉइल को पोषक बना रहा है, हमारी सब्जियों को पोषक बना रहा है, तो क्या इसके इस्तेमाल से जो सब्जियाँ हम खाते हैं, फल खाते हैं, हमारे शरीर में भी क्या उनकी डेफ़िशिएंसी कम होती है, उनकी ज़िंक की कमी कम होती है? बिल्कुल, हमारे शरीर को जिन खुराकी तत्वों की ज़रूरत है, उनकी आपूर्ति तो जो है खाने वाली चीज़ों से ही पूरी होनी है। चाहे जी। वो हम कोई भी अनाज खा रहे हैं, कोई भी सब्जी खा रहे हैं, कोई भी फल खा रहे हैं, वहाँ से हमारे शरीर की उस आपूर्ति होनी है। हुँ, सो अगर हम फसलों के अंदर प्रॉपरली इन खुराकी तत्वों का प्रयोग करेंगे तो हमारे शरीर की ज़रूरत जो है वो श्योर है भी पूरी होगी।
यानी आदि डॉक्टर्स तो हमारे किसान भाई हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। जिंक का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है, तभी तो अगर हम कोविड-19 की बात करें, उस समय पर जिंक की जो टैबलेट थी, वो स्पेशली दी जा रही थी सभी को कि इसको खाइए और अपने इम्यून सिस्टम को, अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाइए और ताकत को आगे ले जाइए। बिल्कुल, क्योंकि जिंक का रोल नो डाउट इम्यून सिस्टम के ऊपर बहुत बड़ा है, हुँ, चाहे वो ह्यूमन बीइंग है, चाहे एनिमल्स हैं, इन सब के शरीर में जो है अगर जिंक की कमी रहेगी तो बहुत सारी बीमारियों का जो है अटैक हुँ। होने के चांसेस रहते हैं। यारा के काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स आपने बताए और उनमें से जिंक के लिए खास तौर से कौन-से प्रोडक्ट्स हैं? यारा कंपनी का जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का उत्पाद है जिसमें टेक्नोलॉजी है प्रोको टेक्नोलॉजी, हुँ, हुँ, और प्रोको टेक्नोलॉजी का जो पहला उत्पाद है वो है याराविटा प्रोकोट जिंक। हुँ, ये बेसिकली इसके अंदर जिंक ऑक्साइड है, और जो ये जिंक ऑक्साइड है प्योर फार्मास्यूटिकल ग्रेड का जिंक है, हुँ, और फार्मास्यूटिकल ग्रेड का जिंक जो है इसमें एज ए रॉ मटेरियल यारा कंपनी इसलिए प्रयोग करती है क्योंकि जिंक जो है हमेशा कैरियर रहा है हैवी मेटल्स का। हुँ, हैवी मेटल्स की अगर हम लोग बात करें तो उसमें आर्सेनिक आ जाता है, लेड आ जाता है, कैडमियम आ जाता है। सो फार्मास्यूटिकल ग्रेड का जिंक जो इसमें प्रयोग किया है वो उसके अंदर जो हैवी मेटल्स का लोड है वो एमआरएल लेवल से नीचे है। अरे वाह! सो उसका बेनिफिट जो है वो किस तरीके से आगे मिलता है, जो हमने फल तैयार करने हैं, जो सब्जियां तैयार करनी है, जो अनाज तैयार करना है, वो अगर हम लोग ये फार्मास्यूटिकल ग्रेड का याराविटा प्रोकोट जिंक अगर हम लोग प्रयोग कर रहे हैं तो उससे हैवी मेटल्स का लोड जो है उन फसलों के ऊपर नहीं आएगा। अगर हम लोग उसको उन फसलों का हम लोग कंज्यूम कर रहे हैं, खपत कर रहे हैं, तो हमारे शरीर के अंदर हैवी मेटल्स नहीं जाएंगी, और हमेशा ये कहा जाता है भी हैवी मेटल्स जो है वो कार्सिनोजेनिक होती हैं, कैंसर पैदा करती हैं। सो यारा कंपनी का जो ये प्योर फार्मास्यूटिकल ग्रेड का जो नई टेक्नोलॉजी का उत्पाद है प्रो याराविटा प्रो कोड जिंक, इसका प्रयोग करने से मैं तो ये कहूंगा भी हमारे शरीर के ऊपर भी हैवी मेटल्स का लोड जो है वो कम होगा। जी, बहुत अच्छे फ़ायदे आपने ज़िंक के बताए, लेकिन अगर हमारी जितनी भी फसल है, उस पर हम ज़िंक का ज़्यादा, मेटल का ज़्यादा उपयोग कर दें और उनको बाहर एक्सपोर्ट के लिए भेजें, तो क्या उनके फ़ेल होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं? नो डाउट इंटरनेशनल लेवल पे जब भी किसी भी कंट्री ने इंपोर्ट करना है हमारे कंट्री से, तो फाइनल जो उत्पाद है, चाहे वो अनाज है, चाहे सब्जियां हैं, चाहे फल हैं, जब उनको एनालिसिस करते हैं, टेस्ट करते हैं, तो उनका एक लेवल है, एमआरएल लेवल को वो खास तौर से ध्यान में रखते हैं भी हैवी मेटल्स का लेवल तो उसमें कहीं ज़्यादा नहीं है। हुँ, सो यारा कंपनी के जो ये उत्पाद अगर प्रयोग जिंक के जो ये उत्पाद हैं, अगर इनका प्रयोग वो अपनी सब्जियों के ऊपर कर रहे हैं या फलों के ऊपर कर रहे हैं या अनाज के ऊपर कर रहे हैं, तो नो डाउट वहाँ पे एमआरएल लेवल से नीचे जो है ये हैवी मेटल्स का लोड रहेगा, और एक्सपोर्ट के समय जो है वो दिक्कत नहीं आएगी, जो कि आम अन्य जो उत्पाद का अगर वो प्रयोग करता है तो वहाँ पे हो सकता है भी हैवी मेटल्स का लोड जो है वो लेवल जो है वो ज़्यादा ऊंचा आएगा। यानी इस तरह से अपने व्यवसाय को हमारे किसान भाई बढ़ाकर फ़ायदा भी ले सकते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। एक्सपोर्ट में जो है सबसे जो एक्सपोर्ट के लिए जो पैरामीटर चाहिए, उसको फुलफ़िल करने में जो ये प्योर फार्मास्यूटिकल ग्रेड जो जिंक है, हुँ, वो बहुत अच्छे तरीके से ज़िम्मेदार भाइयों को मदद कर सकती है, या जो एक्सपोर्टर हैं उनको मदद कर सकती है। यारा भी मान्यता प्राप्त है इससे। बिल्कुल, बिल्कुल। यारा ऑलरेडी ग्लोबल गैप सर्टिफाइड कंपनी है, जी। और इस चीज़ का ज़िम्मेदार भाई बहुत अच्छे तरीके से ऑलरेडी फ़ायदा ले भी रहे हैं एक्सपोर्ट हुँ। में। तो ज़िंक की आज हम बात कर रहे हैं, बहुत अच्छी जानकारी आप हमारे साथ साझा कर रहे हैं। अभी हमने फसल की बात की, लेकिन अगर हम सब्जियों की बात करें सर, तो ज़िंक सब्जियों के ऊपर भी ज़िंक की कमी और उसकी बीमारी के लक्षण ज़रूर दिखते होंगे। किस तरह से दिखते हैं, कैसे उन्हें पहचाना जाए? सब्जियों और फलों के बूटे में आमतौर से ये देखा गया है कि जिंक की कमी आती है तो वहाँ पे पत्ते जो है छोटे रहते हैं, गुच्छे में रहते हैं पत्ते, और पत्ते की शिराओं के बीच का हिस्सा पीलेपन में जाना शुरू हो जाता है, जिसको हम इंटरवेनल क्लोरोसिस कहते हैं। और जो पत्ते गुच्छे में आते हैं उसको हम लोग कहते हैं बंची अपीयरेंस। जो पत्ते आमतौर से मैं नॉर्मली जो है फील्ड के अंदर जब भी मैं जाता हूँ तो मैं सबसे बड़ी जो पहचान इसकी रखी हुई है भी पत्ते छोटे छोटे रहेंगे, गुच्छे में रहेंगे, और इसके अलावा जो दूसरा जो सिम्टम है शिराओं के बीच का हिस्सा पीलेपन में आएगा, और सब्जियों में खास तौर से फूल की जरूरत सबसे ज्यादा है। सो जिस सब्जी के खेत में जिंक की कमी आएगी वहां पे फूलों की संख्या कम आएगी, फूल लेट आएंगे, और फल का आकार जो है वो प्रॉपरली विकसित नहीं होगा। सो इसलिए सब्जियों के खेतों में जिंक का प्रयोग जो है
फूल आने से पहले अगर किया जाता है तो वो बहुत अच्छे तरीके से फूलों की संख्या तैयार होगी, और अगर फल वाली स्टेज में हम लोग करते हैं तो फल का आकार अच्छे तरीके से विकसित होगा। हम्म। और अगर हम बात करें, किसान भाई अगर हमारे ये महसूस करते हैं, शुरुआत में तो उन्होंने जिंक का इस्तेमाल किया या नहीं भी किया, लेकिन फसल के बीच के दौर में अगर वो जिंक की कमी महसूस करते हैं अपने पौधों पर, तो क्या तब भी कोई ऐसा ट्रीटमेंट है यारा के पास जो वो अपनी फसल को बेहतर कर सके? बिल्कुल। अगर कोई डेफिशिएंसी के सिम्टम्स आ जाते हैं फसलों के ऊपर, तो उसके लिए यारा कंपनी का एक उत्पाद है याराविटा जिनट्रैक। 1.25 से 1.5 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से इसका प्रयोग किया जा सकता है। 1 एकड़ में 200 से लेके 250 ml का स्प्रे के तौर से जो है प्रयोग किया जा सकता है। और इसके अंदर भी जो जिंक है वो ऑक्साइड फॉर्म में है, प्योर फार्मास्यूटिकल ग्रेड की फॉर्म है। सिर्फ ये डिफरेंस है, अभी जो प्रोकोड जिंक है वो ऑयल बेस्ड है, ऑयल बेस्ड सस्पेंशन फॉर्म में है, और याराविटा जिनट्रैक जो है ये वाटर बेस्ड सस्पेंशन फॉर्म में है। दोनों के अंदर जिंक ऑक्साइड है, दोनों फॉर्मुलेशन जो है वो फार्मास्यूटिकल ग्रेड में है। तो सर, जहां हम इतनी सारी बातें कर रहे हैं, क्यों ना एक लाइव डेमो सेशन आपसे हम देखें, किस तरह से जिंक का सही तरह से इस्तेमाल करना चाहिए, सही अनुपात में। कैसा रहेगा सर? बहुत अच्छा। जिम्मेदार भाइयों, लाइव डेमो जो है देखने के बाद जो है हमारे को बड़ा क्लियर हो जाएगा भी हमने जो नई टेक्नोलॉजी का उत्पाद है प्रोकोड जिंक, उसका हमने अपने खेतों में किस तरीके से प्रयोग करना है, अलग अलग खादों के साथ लेपित करने के बाद। पहली बार आपको अपने दिखाते हैं। इंटरव्यू में कर रहे हैं सर ऐसा लाइव डेमो, क्योंकि ये बहुत जरूरी है जानना और समझना। अब तक हम लोगों के बीच चले जाया करते थे, लेकिन आज यहीं स्टूडियो में हम अपने सभी दर्शकों को दिखाएंगे और हमारे सुनने वाले जरूर सुन सकते हैं कि किस तरह से इन प्रोडक्ट्स का सही अनुपात में इस्तेमाल करना चाहिए। आइए चलते हैं। सो आइए किसान भाइयों, आपको एक लाइव डेमो करके शोकेस करते हैं भी यारा कंपनी का प्रोकोड जिंक का प्रयोग अलग अलग फसलों में किस तरीके से करना है। सो उसके लिए सबसे पहले हमारे को जो है 45 किलो यूरिया लेनी है, और 45 किलो यूरिया एक हम लोग पल्ली के ऊपर डाल देंगे अपने अपने घर में जब भी हमने प्रयोग करना है इस जिंक का। और यहाँ पर हम लोग जो है लगभग 5 किलो यूरिया का हम लोग एक सैंपल ले रहे हैं यहाँ पे, और प्रति एकड़ में जो है ये 45 किलो यूरिया अगर हम लोग छट्टे के लिए प्रयोग कर रहे हैं तो वो लेनी है हमने। इसके बाद जो है प्रोकोड जिंक की बोतल लेनी है। प्रोकोड जिंक बोतल ये 1 लीटर वाली है। इसको प्रयोग करने से पहले 4-5 बार अच्छे तरीके से हिला लेना है ताकि घोल जो है ये प्रॉपरली मिक्स हो जाए। सो ये प्रोकोड जिंक की बोतल को 3-4 बार हिलाने के बाद जब ये घोल प्रॉपरली मिक्स हो जाएगा तो प्रति एकड़ के हिसाब से 250 ml से लेके 350 ml प्रति एकड़ के हिसाब से हमने इसको प्रयोग करना है। प्रयोग करने की विधि जो है वो मैं आपको दर्शा रहा हूं यहाँ पे। 45 किलो यूरिया लेनी है और उसके ऊपर जो है 250 ml से लेके 350 ml प्रोकोड जिंक जो है ये नई टेक्नोलॉजी का जो जिंक है इसका प्रयोग करना है। और प्रति किलो यूरिया के पीछे अगर देखें तो लगभग ये 5.5 से लेके 6 ml का जो है ये डोज आ रहा है। सो यहां पर हमने लगभग 28 ml के आसपास जो है ये लिया है। सो आपने क्या करना है, 45 किलो यूरिया लेनी है, 250 ml से लेके 350 ml प्रोकोट लेना है, और इसको एक पतली धार बना के प्रयोग करना है। एक चीज ध्यान देनी है भाई, ये प्रॉपरली ढेर में जो है यूरिया के ढेर के ऊपर जो है प्रॉपरली आपने पतली धार बना के इसको ऊपर इसके डालना है। और जब ये इसका प्रॉपरली आप जो है ये डोज जो प्रति एकड़ के हिसाब से हमने प्रयोग करना है, इसका एप्लीकेशन होने के बाद सेफ्टी के लिए सबसे खास ध्यान रखना है भी हाथ से मिक्स करने से पहले आपके हाथों के ऊपर ग्लव्स होने चाहिए। और ये जब भी आप किसी विक्रेता से याराविटा प्रोकोड जिंक आप खरीदोगे उस समय आपको ये 7 ग्लव्स मिलेंगे, और अगर वो आपको नहीं भी दे रहा है तो आपने अपनी तरफ से डिमांड करनी है। यारा कंपनी आपकी सेफ्टी के लिए जो है ये ग्लव्स ऑलरेडी इस उत्पाद के साथ जो है ऑलरेडी प्रोवाइड कर रही है। और मिक्स करने से पहले ये अगर हमने ग्लव्स अपने हाथों के ऊपर पहन लिए हैं, उसके बाद क्या करना है, इसको हल्के हल्के प्रॉपरली इसको मिक्स करना है और इसको हल्का हल्का मलना है। सो इस तरीके से हल्का सा मलेंगे तो ये जो प्रोकोड जिंक है इसकी कोटिंग जो है दाने के ऊपर होनी शुरू हो जाएगी।
सो ये आप देख रहे हो भी इसका रंग जो है हल्का सा चेंज होना शुरू हो गया, हल्के से पीले रंग में जाना शुरू हो गया है। और अगर हल्का सा इसको हम लोग इस तरीके से हाथ से मिक्स करेंगे तो ये जो प्रो कोट जिंक है ये यूरिया के दाने के ऊपर कोट होना शुरू हो जाएगा, लेपित होना शुरू हो जाएगा और बहुत बढ़िया तरीके से ये यूरिया के हर एक दाने के ऊपर जो है ये कोटिंग हो जाएगी। और इस तरीके से इसको बकायदा प्रॉपरली मिक्स कर लेना है। और जब हमारे को ये लगे भी हाँ ये बकायदा प्रॉपरली जो है ये मिक्स हो गया है और इसकी कोटिंग जो है हर एक दाने के ऊपर हो गई है, तो कुछ समय के लिए इसको यहाँ पे छोड़ना है। आप ये देखोगे भी कुछ समय बाद ये जो है हर एक दाना जो है सूख जाएगा। कोटिंग होने के बाद ये देखेंगे भी ये फ्री फ्लोइंग रहेगा, ऐसा नहीं है भी ये डला बन जाएगा, सूखने के बाद डला बनेगा, तो ये डला नहीं बनेगा। इस तरीके से 250 ml से लेके 350 ml प्रो कोट जिंक का लेपन जो है 45 किलो यूरिया के ऊपर करना है। थोड़ा सा मिक्स करने के बाद ये हर एक दाने के ऊपर प्रो कोट जिंक की कोटिंग हो जाएगी, लेपित हो जाएगा। और उसके बाद आप किसी भी फसल के अंदर जहां पर जिंक का प्रयोग करना है वहां पर आप इस प्रो कोट जिंक का प्रयोग कर सकते हो। और बहुत अच्छे तरीके से आप देखोगे भी ये यहाँ पर हम लोग एक लाइव डेमो जो शोकेस कर रहे हैं वो कर रहे हैं यूरिया के साथ। सो यहाँ पे मैं एक चीज बताना चाहूंगा, यूरिया के अलावा अगर आप डीएपी खाद के ऊपर भी लेपित करना चाहते हो तो डीएपी के ऊपर कर सकते हो, एसएसपी खाद के ऊपर लेपित कर सकते हो, एमओपी के ऊपर लेपित कर सकते हो। इसके अलावा एसओपी खाद है, एसओपी के ऊपर आप लेपित कर सकते हो। नाइट्रेट वाली जो खादें हैं, नाइट्रेट में कैल्शियम नाइट्रेट है, अमोनियम नाइट्रेट है, उन खादों के ऊपर भी आप जो है नाइट्रेट वाली खादों के ऊपर भी जो है आप इसको लेपित कर सकते हो। खास तौर से ये ध्यान देना है कि अमोनियम नाइट्रेट खाद के साथ इसका प्रयोग नहीं करना है। अमोनियम नाइट्रेट खाद के साथ अगर इसको आप लेपित करोगे तो उसके साथ इसकी अपनी रिएक्शन है। अन्य खादें जो भी हैं उनके साथ बहुत अच्छे तरीके से आप लेपित करके आप अपनी डिफरेंट फसलों के ऊपर, धान की फसल हो गई, गन्ने की फसल हो गई या और सब्जियों की फसल है, उन फसलों में जब भी आपको जिंक खाद का प्रयोग करना है बहुत अच्छे तरीके से इसको इन खादों के ऊपर लेपित करके और आप इसका प्रयोग कर सकते हो। और जिंक की कमी से आने वाले कमी के लक्षण को आप जो है बहुत अच्छे तरीके से दूर कर सकते हो। एक चीज मैं यहाँ पे थोड़ा सा और बताना चाहूंगा कि ये तो यारा का एक उत्पाद था जिसको हम लोग छट्टे में प्रयोग कर सकते हैं, तो ये था प्रो कोट जिंक। एक चीज खास तौर से ध्यान रखने वाली बात है, कुछ जिमीदार भाई जब याराविटा प्रो कोट जिंक का प्रयोग करते हैं तो वो इसको घोल बनाने की कोशिश करते हैं। प्रो कोट जिंक को पानी के साथ घोल बना के कभी भी प्रयोग नहीं करना, ये पानी में अघुलनशील है, ये खास तौर से ध्यान रखना है। पानी के साथ घोल बना के आप इसको स्प्रे के तौर से प्रयोग नहीं कर सकते हो। यूरिया या अन्य खादों के साथ आप प्रयोग कर सकते हो। स्प्रे के लिए जो खादें हैं वो उसमें अगर हम लोग देखें तो स्प्रे के लिए जो है अलग फॉर्मुलेशन है जिंक की, वो है याराविटा जेनट्रैक। ये 200 ml से लेके 250 ml प्रति एकड़ का जो डोज है, इस हिसाब से हमने इसको 1 लीटर पानी में 1.25 ml से लेके 1.5 ml तक जो है हम इसको प्रयोग कर सकते हैं। इसके लिए हमने 200 लीटर पानी लेना है। 200 लीटर पानी में लेने के बाद और उसमें हम लोग देखेंगे भी इसको हल्का सा बॉटल को 2-3 बार हिलाने के बाद फिर उसके बाद जो है हम लोग इसको हल्की सी धार बना के अगर हम लोग इसमें पानी के अंदर मिक्स करेंगे तो ये आपके सामने है। ये हम लोग देख रहे हैं भी जब इसको पानी के अंदर घोल बनाएंगे तो बहुत अच्छे तरीके से ये आप देख रहे हो भी बहुत अच्छे तरीके से इसकी घुलनशीलता जो है आपको इसमें नजर आएगी बीकर के अंदर जो ये है। और इसको हल्का सा आपने जो है किसी चीज से अगर हल्का सा हिला दोगे तो और अच्छे तरीके से पूरा बढ़िया तरीके से जो है घोल तैयार हो जाएगा। और 1 एकड़ के अंदर 200 ml से लेके 250 ml प्रति एकड़ के हिसाब से जो है इसका आपका प्रयोग कर सकते हो 200 लीटर पानी के अंदर। सो ये अब आपके सामने याराविटा जेनट्रैक का घोल बनके तैयार हो गया। इसको आप स्प्रे टैंक के अंदर डालने के बाद आप इसको अपनी फसलों के ऊपर स्प्रे के तौर से प्रयोग कर सकते हो और जिंक की कमी से आने वाले लक्षणों का निराकरण कर सकते हो। सो 1 एकड़ के अंदर याराविटा जेनट्रैक का जो आपने प्रयोग करना है 200 ml से लेके 250 ml प्रति एकड़ के हिसाब से। और दूसरा जो
प्रोकोड जिंक जो है ये 250 ml से लेके 350 ml प्रति एकड़ के हिसाब से इसका प्रयोग करना है। 45 से लेके 50 किलो यूरिया या डीएपी या पोटाश या एसएसपी इन खादों के ऊपर जो है कोटिंग करके बहुत अच्छे तरीके से आप इसका खेत के अंदर प्रयोग कर सकते हो। नॉर्मली कोटिंग करने के बाद इसको अपने पल्ली के अंदर डालना है और उसके बाद खेत के अंदर हल्का सा पानी का लेवल जो है रखने के बाद छट्टे के तौर से जो है इसका प्रयोग कर सकते हो। खास तौर से हम लोग ये देखेंगे भी ये जो जिंक है पानी के साथ लीच नहीं करता है और इसके अलावा जो है लंबे समय तक जिंक की जो है जरूरत को पूरा करेगा और कमी के लक्षण जो है लंबे समय तक फसल के ऊपर नहीं आएंगे। लास्ट में मैं इसको फिर दोबारा से समराइज करना चाहता हूँ इन दोनों उत्पाद के लिए कि हमारे पास जिंक के 2 उत्पाद हैं, प्रोकोड जिंक और याराविटा जिंट्रैक। प्रोकोड जिंक को डिफरेंट तरीके के जो खादें हैं उनके ऊपर लेपित करके प्रयोग किया जा सकता है। डोज है इसका 250 ml से लेके 350 ml प्रति एकड़ में। 45 किलो से लेके 50 किलो यूरिया या डीएपी या पोटाश या एसएसपी के ऊपर लेपित करके आप इसको प्रयोग कर सकते हो। दूसरी जो फॉर्मुलेशन है वो है याराविटा जिंट्रैक। याराविटा जिंट्रैक का आप प्रयोग 1 एकड़ के अंदर 200 ml से लेके 250 ml कर सकते हो। 150 लीटर से लेके 200 लीटर पानी के अंदर आप इसका घोल बना के आप अपनी फसलों के ऊपर स्प्रे कर सकते हो। धन्यवाद जी। एक बार पुनः हम अपने स्टूडियो में वापस आ चुके हैं। जी हाँ, आपने जिंक का किस तरह से इस्तेमाल करना चाहिए और जिंक के जो प्रोडक्ट्स हैं यारा के, जो बिल्कुल केमिकल फ्री हैं और जो बहुत ही हम सभी के लिए लाभप्रद हैं, उसका सही अनुपात में इस्तेमाल कैसे करना चाहिए, आज श्री प्रदीप सिंह जी ने हमें एक लाइव डेमो में दिखाया। सर, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं हम आपके कि आपने हमारे किसान भाइयों को बहुत ही सरलता से सभी कुछ समझाया और सभी कुछ सिखाया है। सर, अब कार्यक्रम को हम ज़्यादा आगे नहीं ले जा सकते हैं, हमें अब चलना ही होगा, लेकिन जाने से पहले मैं ज़रूर चाहूँगी कि ओवरऑल कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा सामुदायिक रेडियो 90.4 आगरा की आवाज़ के साथ जुड़कर और हमारे यहाँ के किसान भाइयों के साथ जुड़कर? ये मेरा लाइफ का पहला एक्सपीरियंस था जो कि मैं किसी रेडियो केंद्र के ऊपर जो है अपने लेक्चर के लिए गया हूँ। अदरवाइज फील्ड लेवल पे तो मैं पिछले 25 साल से जो है जिमीदारों के साथ जो है रूबरू हूँ और ख़ास तौर से जो जिमीदार भाई अपना कीमती समय छोड़ के इस 90.4 मेगाहर्ट्ज़ के जो रेडियो प्रोग्राम को सुन रहे हैं, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ यारा कंपनी की तरफ से और उम्मीद करता हूँ भी इस तरीके के जो ये टेक्निकल सेशंस हैं इनका जो है वो अपनी फसलों के अंदर जो है बहुत अच्छे तरीके से टेक्निकल जानकारी का वो अपना प्रयोग करेंगे और आने वाली समस्याओं का वो बहुत अच्छे तरीके से निराकरण करेंगे और अपनी फसल की पैदावार, गुणवत्ता इस सब के अंदर सुधार करेंगे और आर्थिक खुशहाली की तरफ आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद। बिल्कुल सर, बहुत लंबे समय से आप हमारे साथ इस सीरीज में बने रहे सर और आपने बहुत अच्छी जानकारियां दी। आप चंडीगढ़ से आए हैं आगरा और आगरा आकर आप हम सभी से रूबरू हुए। सर, इतने कीमती समय के लिए, इतनी कीमती बातों के लिए हम आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद जी। थैंक यू। तो फिलहाल इस कार्यक्रम के साथ अब मुझे जाना ही होगा, ज़्यादा हम बातचीत नहीं कर सकते हैं, प्रदीप जी को भी जाना होगा स्टूडियो से, लेकिन दोबारा से हम आने ही वाले हैं आपके पास इसी कार्यक्रम के साथ अपने किसान भाइयों से और बातें करने के लिए, एक्सपर्ट से उनको रूबरू कराने के लिए। तब तक के लिए पूजा को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।